खोलो, पहला पेज खोलो। आज हम शुरू करेंगे एस से 550 रिलेटेड पार्टीज। क्या होती है रिलेटेड पार्टीज? एग्जाम्पल बता दो जरा। जैसे आप कंपनी और सब्सिडरी और कंपनी और होल्डिंग, एसोसिएट, होल्डिंग 20% से ज़्यादा वाला। हो गया बस इतनी। एम्प्लॉय की कंपनी हो तो किसी एम्प्लॉय का मतलब नॉन में एम्प्लॉय की कंपनी, एम्प्लॉय की नॉन में की कंपनी हो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इस हिस्से का नाम है रिलेटेड पार्टी। तो सबसे पहले लिखा डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, और डेफिनेशन में ऐसे लिख रहा है, डेफिनेशन में लिख रहा है कि भैया एफआरएफ से पूछ लो कौन है तुम्हारा रिलेटेड पार्टी। एफआरएफ पता है क्या होता है? यानी कि कंपनी पे जो एएस एप्लीकेबल है या इंड एस एप्लीकेबल है उससे पूछ लो। अगर एफआरएफ नहीं बताता रिलेटेड पार्टी कौन है तो हम बता देते, ठीक है? हम कौन? एस से 550। चाय चढ़ गई इसको। ठीक है, एस से 550 बता देगा रिलेटेड पार्टी कौन है अगर एफआरएफ नहीं बताता तो। एस से 550 क्या बोलता है कौन है रिलेटेड पार्टी? सबसे पहले तो वही आपकी होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है? होल्डिंग यानी कि जिसने हम पर कंट्रोल कर रखा हो, सब्सिडरी यानी कि हमने जिस पर कंट्रोल कर रखा हो, ठीक है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? 51% मेरे तो डायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली मतलब हमारी सब्सिडरी और इनडायरेक्टली मतलब सब्सिडरी की भी सब्सिडरी। चार्ट पे आओ, चार्ट पे। चार्ट देखो, दिख रही है एंटिटी ए बी सी। तो ये हमारी होल्डिंग एंटिटी ए, ये हमारी बी रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी बोले तो सब्सिडी नहीं, जिसको रिपोर्ट करेंगे, जिसकी ऑडिट कर रहे हैं हम, वो है रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है? होल्डिंग कंपनी में रिपोर्टिंग हो सकती है अगर हम उसकी ऑडिट कर रहे होते तो। क्या? तो वो रिपोर्टिंग वो उसकी होल्डिंग अलग होगी कोई, अगर होगी रिपोर्टिंग एंटिटी वही जिसके हम ऑडिट कर रहे हो। हाँ, जिसके हम ऑडिटर हैं, जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, हमें ये जानना ना कि उसकी रिलेटेड पार्टी कौन है। रिलेटेड पार्टी हम क्यों जानना चाहते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखने के लिए। रिस्क क्यों ऑफ देखना मटेरियल चाहते हैं? वहाँ पे हाई होता है। कैसे? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे हाई होता है? क्योंकि उसमें कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ पेपर एंट्री हो, पेपर सिर्फ बुकिश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हाँ, बुकिश ट्रांजैक्शन हो, ज़्यादा अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कर रखी हो, इस सब के लिए हम रिलेटेड पार्टी देखना चाहते हैं, ठीक है? तो एंटिटी ए जो है उसका बी के ऊपर कंट्रोल है तो ये उसकी रिलेटेड पार्टी होगी। एंटिटी सी सब्सिडरी है तो ये उसकी रिलेटेड पार्टी होगी। अब ए ने बी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, बी ने सी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, तो ए और सी आपस में रिलेटेड हो गए। क्यों? क्यों? पोता हो गया ना वो। नहीं जी, मैथ वाली इक्वेशन नहीं लगानी, पोता हो गया। इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट कंट्रोल। अगर एंटिटी बी को एंटिटी सी में कोई चेंज कराना होगा तो वो करा सकती है क्योंकि वो उसके पास 50% से ज्यादा शेयर है। लेकिन अगर एंटिटी ए को एंटिटी सी में कोई चेंज कराना होगा तो क्या वो करा सकती है? वो एंटिटी बी को बोलेगी और एंटिटी बी सी को बोलेगी। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्टली रिलेटेड पार्टी, ठीक है? अब आप मुकेश जी को जानते हैं और इनके साथ में कौन है? नीता जी। तो एक दिन मुकेश जी और नीता जी गार्डन में बैठे थे, तो नीता जी ने कहा कि मुकेश जी सुनिए, तो नीता जी कह रही सुनाइए, तो कह रहे गर्मी बहुत लग रही है, ठंडा पीना है। तो उन्होंने मंगाई कोका कोला। वो कह रही कोका कोला मज़ा नहीं आता इसको देख के, बचपन में हमारे टाइम में हम पीते थे कैंपा कोला। तो मुकेश जी कह रहे ऐसी क्या बात करी नीता जी आपने, हम आपके लिए पूरी कंपनी खरीद देंगे। मुकेश जी ने कंपनी खरीद दी। अब मुकेश जी के पास एक ऑलरेडी कंपनी है, कौन सी? रिलायंस। एक उन्होंने खरीद ली कैंपा कोला। तो क्या कैंपा कोला और रिलायंस आपस में रिलेटेड हुए? कैसे? होल्डिंग सब्सिडरी तो है ही नहीं, ओनर सेम हो गया। तो जिन एंटिटीज में ओनर सेम होता है, कंट्रोल सेम होता है जिस बंदे का, वो आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, नीता जी की भी एक कंपनी है, फाउंडेशन है, उसमें वो क्या करती हैं? गरीब बच्चों के लिए कुछ कुछ काम करती हैं, अलग अलग चीज़ें करती हैं, उनके अंडर भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब जब मुकेश जी ने नीता जी के लिए कंपनी की कंपनी खरीदी, तो नीता जी को अगर वो कुछ बोलेंगे तो क्या वो मना कर पाएगी? अगर वो बोलेंगे कि आप अपनी कंपनी में ये करो, तो क्या नीता जी मना करेंगी? नहीं करेंगी। तो क्या नीता जी की कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड पार्टी हुई? हाँ। कैसे?
ना होल्डिंग सब्सिडरी है ना ओनर सेम है। बट ओनर में ओनर पार्टनर होगी, वाइफ वगैरह होगी। हाँ वाइफ होगी तो ओनर रिलेशन रिलेटेड पार्टी फैमिली मेंबर्स हैं आपस में, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है, तो इसीलिए भी रिलेटेड पार्टी हो जाती है। अच्छा, एक चीज से और रिलेटेड पार्टी बनती है कि एक एंटिटी में केएमपी बोले तो की मैनेजरियल पर्सन, जो एंटिटी में बहुत सारे कारोबार को देखता है संभालता है, सेम है, और वो ही दूसरी एंटिटी का भी की मैनेजरियल पर्सन है, तो वो दोनों एंटिटीज भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर जो चार्ट है हमारा, इसमें एंटिटी बी और एंटिटी डी क्या आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई? क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जी का कंट्रोल है दोनों के ऊपर। एंटिटी बी और एंटिटी ई क्या आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई? क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं। Definition of a related party. A party is either a related party as defined in the AFRF, अगर AFRF में बताई हुई तो वो related party होगी, और where the AFRF establishes minimal or no related party requirements, अगर AFRF नहीं बता रहे तो a person or other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reported entity. डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, जैसे होल्डिंग और रिलायंस, ए और बी। ठीक है। दूसरा, अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल, हमारा किसी और के ऊपर कंट्रोल है, यानी कि हमारी सब्सिडरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। समझ में आ गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी समझ में आ गया। ठीक है। सी, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल, किसके कॉमन कंट्रोल? या तो कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, यानी कि मुकेश जी की दो कंपनीज रिलायंस और कैंपागोला। सेकंड, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, नीता जी की कंपनी भी उनके रिलेटेड पार्टी होगी। एंड कॉमन की मैनेजमेंट, जिस कंपनी में कॉमन की मैनेजमेंट है वो कंपनीज भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, मुकुंद बना नया नया सीए, इसको लगा कि मेरे को काम करना, एक कंपनी में जॉब करने का, इसके काम को देख के कंपनी ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि कुछ नहीं आ रहा है इसको। फिर इसने कहा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अब मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस खोलूँगा, किसी जॉब में जाऊँगा ही नहीं। तो भाई ने बहुत मेहनत करी अपनी प्रैक्टिस में और गवर्नमेंट क्लाइंट पकड़ लिया। कह रहा हम करेंगे गवर्नमेंट क्लाइंट का, मैं दिखाऊंगा अपनी पिछली कंपनी वालों को। गवर्नमेंट क्लाइंट मिला मेरे को, भाई साहब ऑडिट करने गए, उनने कहा देखो थोड़े कम पैसे देंगे, आप नए नए ऑडिटर हो। कह रहे कोई बात नहीं, चलने दो, मेरे पोर्टफोलियो में नाम जुड़ जाएगा कि मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट करा है, तो मैं थोड़े कम पैसे में भी काम चला लूँगा। तो ये कर रहे थे ऑडिट कोल वाली कंपनी का, ठीक है, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने 3 महीने लगाए, ऑडिट कंप्लीट करी एकदम बढ़िया से और रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये क्या करा है? कह रहे क्यों, क्या हो गया? सही से ऑडिट करिए, सारे एविडेंस है मेरे पास, सही से पूरी ओपिनियन दिया। कह रहे लेकिन आपने तो खाली एक एंटिटी का करा है। कह रहे तो एक ही का तो करेंगे। कह रहा आपने रिलेटेड पार्टीज का तो करा ही नहीं। कह रहे कौन है रिलेटेड पार्टी? कह रहा हम सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जितनी भी कंपनियां हैं हमारे अंडर कॉमन ओनरशिप, तो सारी रिलेटेड पार्टी हुई। तो बताओ अब क्या करा जाए? ऑडिट करा जाए। कॉमन ओनरशिप ऑडिट करा भाई। बच्चे कितनी कंपनी है? बच्चे हो जाएंगे तेरे ऑडिट करते करते। पैसे ही पहले उन्होंने कम दिए थे। धोखाधड़ी का केस किया जाए। डिस्क्लेमर दे दिया। डिफॉर्मेशन केस, मेंटल स्ट्रेस, गवर्नमेंट का नाम। कह रहे सुसाइड नोट लिखो गवर्नमेंट का नाम। बस 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 बताओ क्या करा जाए? सुसाइड नोट नहीं लिखना, उसके अलावा क्या करा जाए? ऐसे थोड़ा है उसके अलावा हमारी सब्सिडी disclaimer। हम जो रिलेटेड उस कंपनी के लिए होगा। तो अभी तो तुमने बोला कॉमन ओनरशिप वाली कंपनीज रिलेटेड पार्टी होती है। मुकेश जी के बारे में तो तुम बड़ी हाँ हाँ कर रहे थे। हाँ तो होती है, ये थोड़ी ना उनको चेक करना हमारे उसमें थोड़ी ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करनी है। जिसके उसके साथ हुआ होगा वही करेंगे। सीए जी करेगा, मैं नहीं कर रहा। टैग भी लगाता ही है। सुनो, ऐसा ना हो, ये सुसाइड नोट पे गवर्नमेंट का नाम ना लिखे, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है, और ऐसे भी बोलता है कि गवर्नमेंट, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉमन कंट्रोल वाली कंपनीज है वो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट फॉर वन कंडीशन। अगर गवर्नमेंट की दो कंपनीज के बीच में बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है तब उनको रिलेटेड पार्टीज मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। कैसे विद इन द स्टेट वगैरह कैसे क्या? स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं,
तो उसके अंदर भी जो भी कॉमन ओनरशिप वाली कंपनीज है उनको भी रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाली को रिलेटेड पार्टी मानेंगे, एक्सेप्ट फॉर वन कंडीशन, जहां पे दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रही। ठीक है, बात समझ। गवर्नमेंट के केस में और प्राइवेट के केस में, अंबानी वगैरह रिलायंस के केस उसके केस में तो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। और सारी करनी पड़ेगी। हाँ, सारी ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ती हैं आपको। रिलायंस की पता कितनी रिलेटेड पार्टी है? बहुत ज्यादा है, उनकी सबसे 381। फिर 381 बताओ। तो पैसा भी तो रिलायंस देता है ना बाबू, ऑडिटर भी तो बड़े बड़े हायर करता है, तुमको अकेले को थोड़ी हायर करेगा। आगे देख, पढ़ो एक बारी पढ़ो। हाउएवर एंटिटीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट that is national, regional or local government are not considered related unless they engage in significant transaction or share resources to a significant extent with one another। समझ में आ गया? या तो वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो या फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हो। ये जो एक्सप्लेनेशन वाला बुक्स है इसमें आप लिख लेना ऊपर वाले ABC पॉइंट और कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, कि मैंने कैसे एग्जांपल देके आपको समझाया कि कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप क्या हो गया, D और B रिलेटेड हो गया आपस में। तो ये सब आज चीजें लिख लेना, आपको समझ में आ गई ना, ताकि आप बोलो ना बाद में। अगले पेज पे आ जाओ। रिलेटेड पार्टी का काम क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम क्यों देखते हैं? रिलेटेड पार्टी क्या कर सकती है? फ्रॉड नहीं कर सकती, कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है दूसरी एंटिटी के डिसीजन के ऊपर, उनको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है कंट्रोल, एक है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मतलब ओवरराइड कर सकते हैं कंट्रोल्स को भाई। कंट्रोल सोचो क्या होता दोबारा बताना। Decision जैसे- नहीं पाएंगे सर वो। है? जैसे तन्नू है, इसको बाहर घूमने जाना है, तो क्या ये चली जाएगी? या इसको किससे पूछना पड़ेगा? घर वालों से पूछना पड़ेगा। तो मम्मी तन्नू के ऊपर क्या एक्सरसाइज कर रही है? कंट्रोल। यही होता है कंट्रोल, कि इसके डिसीजन मम्मी के डिसीजन के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही एक एंटिटी अगर जिसके पास 50% से ऊपर शेयर है, अंबानी जी के पास रिलायंस के 51% से ऊपर शेयर है, तो जो अंबानी जी कहेंगे वो होगा एंटिटी में, इसको बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे भाई बहन है वैसे पूरा कंट्रोल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। नहीं, इन्फ्लुएंस उन्हीं की बात मानी जाएगी फिर भी। मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वही, कि मतलब पूरा कंट्रोल नहीं है, पर कहीं ना कहीं कंपनी में इन्फ्लुएंस क्या होगा मैडम? घर पे मत रहो, आ जाओ क्लास में आ जाओ। नहीं होता है घूमने का प्लान। हो गया कंट्रोल में दबाव डालना, इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सर वही हो गया जो पहला वाला एग्जांपल था, जो वो चाहेगा वही होएगा फिर। वो तो कंट्रोल हुआ ना बाबू, एक इन्फ्लुएंस क्या हुआ? देखो उसी की हवा चलो चलेगी, चलो, मतलब यही। कैसे चलाते हैं हवा, कैसे चलाते हैं कैसे चलाते हैं हवा? बताओ हवा कैसे चलाते हैं? तुम ये बता दो आज तो मेरे को। कूलर ले आया अब मेरी हवा चल गई। जियो कूलर। लो मैं बता देता हूँ कैसे चलाते हैं हवा। अगर मान लो 50% से ऊपर शेयर नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुमने क्या करा, 30% शेयर खरीद लिए। अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसमें डिसीजन लेना है कि भाई हम इस कंपनी को अक्वायर करें या इस कंपनी को, कैंपा कोला को अक्वायर करें या दूसरे को। ठीक है, 30% तुम्हारे पास शेयर है, 70% बाकी लोगों के पास है। अब अगर 21% लोग भी एक डिसीजन कैंपा कोला की तरफ जाते हैं तो तुम अपने डिसीजन से उसको मेजोरिटी बना सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? इन्फ्लुएंस कर सकते हो कंपनी के डिसीजंस को। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तुम्हारा। चाहे भले ही दूसरे कितने रह गए, 70 में से 21 गए, 49% लोगों ने कहा था कि बी कंपनी एक्वायर करो, 21% लोगों ने कहा कि सिर्फ ये वाली कंपनी एक्वायर करो। अब तुम्हारा मन चाहेगा तो तुम उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके वो वाली कंपनी एक्वायर करा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक शेयर होल्डर, मेजोरिटी शेयर है। और किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो? और क्या चीज हो सकती है? और कैसे हवा चलाओगे बताओ? सोचो सोचो सोचो, हवा से ही सोचो कैसे चलाओगे। मान लो तुमने किसी को दे रखा पैसा, हाँ। अच्छा खासा, अब वो तुम्हारे सामने आएगा तो कैसे बात करेगा? नमस्ते बाबूजी, कैसे हो? वरना तो वो तुम्हें पूछे भी नहीं। तो अगर किसी लेंडर ने कंपनी को बहुत मेजर पैसा दे रखा और वो लेंडर कहे कि भाई ये नहीं, ये एक्वायर करो वरना मेरा पैसा वापस करो, तो क्या कंपनी को वो करना पड़ेगा? तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में कैसे हवा चलाते हैं? अब चलाएंगे। आओ पढ़ो।
4.93 4.94 वाला पेज. Meaning of control and significant influence in reference to related party. Many financial reporting framework discuss the concept of control and significant influence. दोनों के मतलब समझ में आ गया आपको? They generally explain that control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. जो वो कहेगा, जो उसको benefit activity लगेगी वो उसको govern कर सकता है. Significant influence which may be gained by share ownership, statute or agreement is the power to participate in the financial and operating policy decisions but is not control over these policies. अगर सिर्फ आप चाहो कि इसको अक्वायर करो और बाकी सब कुछ और चाहें तो आप नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर, क्योंकि आपके पास इतनी पावर नहीं, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो. बहुत सारा शेयर आपके पास, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो. पूरा खुद का कंट्रोल नहीं लगा सकते. ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. किन किन रिलेशनशिप से आपको इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का पता चलेगा बताओ? या तो एक तो मैंने आपको बता दिया, या तो आपके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हो तो उससे कंट्रोल हो सकता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है. और क्या हो सकता है? बहुत सारा पैसा दे रखा हो, लेंडिंग. हाँ, लेंडिंग दे रखी हो, पैसा दे रखा हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको. और क्या हो सकता है? अगर मैं सबसे बड़ा सप्लायर हूँ रॉ मटेरियल वगैरह कंपनी का. सप्लायर हो तो क्या? बात तो वही आगे क्रेडिटर वाली. सबसे बड़ा कस्टमर. क्रेडिटर. Customer चलो supplier. हाँ, पैसा कस्टमर से इतना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, नहीं सप्लायर से आएगा. डेटर से आ सकते हैं. अरे अभी अभी काफी मेंबर्स. हाँ, अभी तो एग्जांपल दिया. नीता जी कह रही अंबानी जी ठंडा पिलाओ ना, तो उन्होंने कंपनी खरीद ली, तो फैमिली मेंबर्स से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है. ठीक है, आओ पढ़ो एक बारी. वैसे तो ताजमहल के लिए भी कहते ग्रीन फ्लैग. देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग हो या अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, दोनों चीजें समझ में आती है. अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि पैसे वैसे दे रखे हो या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीद रखे हो. द एंटिटीज होल्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर एंटिटी. कि भाई एक कंपनी का था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसने पैसे दे रखे थे या इक्विटी ले रखी थी, या फिर उसकी होल्डिंग ने इस कंपनी को कहा कि इसको ये करो, तो इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया. बीइंग अ पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और की मैनेजमेंट, अगर आप टीसीडब्ल्यूजी और की मैनेजमेंट हो तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा. बीइंग अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और की मैनेजमेंट एंड हैविंग अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद टीसीडब्ल्यूजी एंड की मैनेजमेंट. ठीक है. अगर टीसीडब्ल्यूजी अंबानी जी की 10 कंपनियां हैं, उनकी बाकी कंपनियों के साथ भी आपका रिलेशन है, तो उन कंपनीज का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप पे हो जाएगा अंबानी जी की वजह से. ठीक है. देखो, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस. रिलेटेड पार्टी बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में एक्सर्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी एंड इट्स मैनेजमेंट. बात समझ में आती है कि वो एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, एक मेजर इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं एंटिटी के मैनेजमेंट और उसके डिसीजंस के ऊपर. कंसिडरेशन ऑफ सच बिहेवियर इज रेलिवेंट व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. क्या है ये? अपना हुआ है. हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का बिहेवियर क्यों जानना चाहते हैं? बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है. देखो, पता है सत्यम स्कैम कैसे हुआ था? कोई भी लालच. आर्यन खोले कंपनी, ठीक है, इसने बढ़िया कंपनी, बढ़िया धंधा चलाया, बिजनेस बढ़ाया, आईपीओ निकाला, शार्क टैंक वालों ने आईपीओ निकाला, लोगों से पैसे उठा लिए. अब क्या कर रहा है? अब लोगों के पैसे इसको अपनी जेब में डालने, तो कैसे डालेगा? कैसे डालेगा? अपना शेयर बेच देगा, जो पैसा है अपनी जेब में डाल लेगा. कंपनी को लोन देगा, अपना पर्सनल लोन. ना, कंपनी लोन नहीं दे सकती. इससे नहीं ले सकती. ये ओनर है, कंपनी को लोन तो दे ही सकता है. ये कैसे देगा भैया लोन? ये तो हाँ, वो तो उसको पैसा, लोगों का पैसा अपनी जेब में डालना है. सोचो क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, रिजर्वेंट सरप्लस बना देगा. तेरी जेब में कैसे क्या? कंपनी की आया. उससे ना रिटायरमेंट भाग जाएगा. अरे सुनो 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 सुनो, ये खोलेगा एक सब्सिडरी, अब एक और कंपनी खोलेगा, अब दिखाएगा कि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है.
उस कंपनी का ओनर कौन है? ये आर्यन। इस कंपनी के तो बहुत सारे ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उस कंपनी का ओनर है आर्यन। अब ये जो मर्जी चाहे उस पैसे से कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने तो इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट तो कंपनी कर सकती है। अब ये जैसे मर्जी चाहे कंपनी के पैसे को इस्तेमाल करे। सत्यम स्कैम में क्या हुआ था, उन्होंने दुनिया भर की शेल कंपनीज खोल ली थी, लोगों का पैसा उठा उठा के और फिर इन्वेस्ट कर रहे थे, कभी प्रॉपर्टी में, कभी मेट्रो के प्रोजेक्ट में, इसमें उसमें, और फिर वो सारा पैसा डूब गया। अब ये सारी चीजें बाहर ना आए तो उन्होंने इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया कि भाई रेवेन्यू इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया, परचेजेस घटाने शुरू कर दिए, सब कुछ शुरू कर दिया। और फिर 8 साल बाद उनको लगा कि भाई अब तो हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई हमसे स्कैम कर रहे हैं और हमसे और नहीं रुका जाएगा, हमसे मतलब अब हम पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए आप हमें आके खुद ही पकड़ लो, सरेंडर कर दिया था उन्होंने। तो इस तरह से स्कैम करते हैं लोग कि भाई लोगों का पैसा दूसरी कंपनी खोल के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अपनी मर्जी से डाइवर्ट कर लेते हैं। ये होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कहीं फ्रॉड का इशू तो नहीं है, क्योंकि यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी कंपनी खोली, उससे कोई सर्विस ली, सर्विस बाहर मिलती है 50 रुपए की, आपने ली 1000 रुपए की। कोई लीज पे ली कोई लैंड, बाहर मिलती है 10,000 की, आपने ली 1 लाख में, ज्यादा अमाउंट की पेमेंट कर दी, तो अब सीधा सीधा कैश उस एंटिटी को चला गया, आपने अपना खर्चा दिखा दिया तो पैसा आपकी जेब में आ गया। इस तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है, मिस स्टेटमेंट का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ऑडिटर जानना चाहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कितनी है और क्या ठीक है या नहीं है। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड एक बार ये स्पेशल पर्पस एंटिटी वाला भी समझ लो। चलो स्पेशल पर्पस एंटिटी तो मैं 5 मिनट बाद समझाऊंगा। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस, 1 मिनट रुकना। देखो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि किस किस, पहले तो बोल रहा है कि बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। देखो मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन सच सर्कमस्टांसेस दे मे कैरी नो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन सिमिलर ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई कि भैया वो ऐसे कर लेगा, वो ज्यादा अमाउंट की पेमेंट कर देगा तो पैसा चला जाएगा लोगों का। तो एक सवाल आ सकता है कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को बैन ही कर दो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अब बाय चांस मान लो लोन लेना है, हाँ 1% तो बैंक से लेंगे तो बैंक ज्यादा दे ना रहा हो, दे भी ना रहा हो, ज्यादा उसमें दे रहा हो, ज्यादा और उसने दे- रिलेटेड पार्टी बनाई अपने उसके लिए, वो तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? अब क्या बीवी को डिवोर्स दे दे कि भाई रिलेटेड पार्टी बन गई तो डिवोर्स हो जाओ ऐसे? ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करने की अब बात हो रही अगले है, अगर- रिलेटेड पार्टी को एलिमिनेट करने की बात नहीं है, बीवी को डाइवोर्स दे दें। अगर उन्होंने वो करी मान लो दे देगा। फॉरवर्ड डाइवर्सिफाई करा, जैसे क्लासमेट वालों ने आगे फॉरवर्ड डाइवर्सिफाई करके शॉप वाली उसका लिए बनाया, वो तो उनके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए तो बनाई है ना रिलेटेड पार्टी। देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, अब एक बात बताओ, एक कंपनी बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, वो मार्केट में इतना सामान बेचती है, मेरे को पसंद नहीं आया उस कंपनी का काम, ठीक है। मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई तू एक काम कर, मार्केट में खूब चलेगा, फुद्दू प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ऑडिट पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में लोग टीचर्स अच्छे नहीं है, तो अब जो मैंने उसको कहा कि भाई तू काम कर, अब वो मेरे हिसाब का प्रोडक्ट बना के दे रहा है मेरे को, पर क्योंकि वो मेरा फैमिली मेंबर है तो वो मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई, लेकिन मैंने उसको कहा था कि प्रोडक्ट बना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं कोई फ्रॉड ना करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल कोर्स में ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, इसीलिए हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें फ्रॉड करने के लिए नहीं होती हैं। हम ऑडिटर हैं इसलिए हमें प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना पड़ता है, इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वही बात कह रहा है
कि बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है. इन सच सर्कमस्टांसेस दे मे कैरी नो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन सिमिलर ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी. मैं उसके साथ वैसी ही ट्रांजेक्शन करूंगा जैसी वो बाकी लोगों के साथ करता है, बाकी कस्टमर्स के साथ करता है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं बढ़ेगा. However, the nature of related party relationships and the transactions may in some circumstances give rise to higher risk of material misstatement than the transactions with other unrelated parties. कुछ circumstances में ज्यादा रिस्क हो सकता है, जैसे कि पहली है extensive and complex range of relationship and structure with a corresponding increase in complexity of related party transaction. अब देखो, एक कंपनी है कंपनी A, उसने कंपनी B में 60% ओनरशिप ले रखी है और कंपनी बी ने कंपनी ए में 30% ओनरशिप ले रखी है. समझ में आई बात? क्या ए ने बी में 60% ओनरशिप ले रखी है, बी ने ए में 30% ओनरशिप ले रखी है. अब आप इंटर सेगमेंट प्रॉफिट को, होल्डिंग सब्सिडरी ने जो ट्रांजैक्शन करी उसके बीच में कुछ प्रॉफिट होगा, उसको एलिमिनेट कैसे करोगे? उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है. या फिर एक फैमिली बिजनेस है जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, रियल एस्टेट भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस का भी है, तो वो आपस में एक दूसरे की सर्विसेज यूज कर लेते हैं कि भाई थोड़ा मेरे को ये करा दे या फिर मेरे को ये लैंड लीज पे दे दे. तो उसमें आपको कैलकुलेट करना दिक्कत हो जाता है कि भाई इसने किस किस का सामान यूज करा, कि भाई उसने कहा तेरी लेबर अभी खाली है ना, मेरे यहाँ भेज दे, वो भेज देगा नॉर्मल कोर्स में. लेकिन अब उसकी एंटिटी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, उसमें गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई कि अब कितनी देर उसकी में डाले, कितनी देर उसके में डाले, कितनी वेजेस उसके में डाले, एलोकेशन कॉस्ट कैसे करें, या फिर उसने इसको लैंड यूज करने दी तो उसका कॉस्ट एलोकेशन कैसे करें. ये होती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, यहां पर गलती होने का चांस बढ़ जाता है. ठीक है, पढ़ो. दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी इनइफेक्टिव. अगर बड़ा सा बिजनेस है आपका लेकिन उसमें मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप मैनुअल इनवॉइस कर रहे हो या फिर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, तो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या क्या गड़बड़ी होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि भाई कुछ छूट गया, कुछ एरर हो गया, या फिर कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए, बाद में रिकॉर्ड करा, तो इन सारी चीज़ों में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाता है. दूसरा, आपने कोई मर्जर या एक्विजिशन करा, ठीक है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा साल के बीच में, अब उन दोनों की अकाउंटिंग एक साथ होगी, उनके डेटा को मर्ज करना पड़ेगा, तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सही से डेटा को मर्ज नहीं कर पाया, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी इनइफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज. तीसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस. दो कंपनी है आपस में रिलेटेड है, उनने कहा कि भाई तू मेरा ये यूज कर ले, ये वाली बिल्डिंग, मैं तेरा ये मशीनरी या फिर मैं तेरा ये यूज कर लेता हूँ. कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ लेकिन उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांस बढ़ जाता है. या फिर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे दिया, हालांकि लोन देना नहीं चाहिए था अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, लेकिन उसको लगता है कि भाई मेरी ही तो कंपनी है, नहीं डूबेगी, मेरे को पता है, तो उसने लोन दे दिया, तो यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांस बढ़ जाता है. ऑडिटर को जस्टिफिकेशन, रीजनेबलनेस देखनी पड़ेगी. ठीक है, कहानी सुनाए? हाँ, देख ली मैंने तुम्हारी शक्लें. किसकी कहानी सुनाए? तन्नू की कहानी सुनाएंगे. तो कहाँ घूमने जाओगे मैडम आप? मैडम कह रही कहाँ घूमने जाना नहीं सर, किसके साथ भेजोगे ये बताओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे ही मैडम घूम रही थी एक बार किसी के साथ, गोलगप्पे खाते हुए, मम्मी जा रही थी सब्जी लेके घर पे, और मम्मी ने देख लिया, तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा इसको, मम्मी गई घर पे आराम से. तो थोड़ी देर बाद आई ये घूमती फिरती कि सर मैं ऑडिट की क्लास पे आई हूँ.
तो मम्मी ने बुलाया इसको कि तन्नू इधर आओ, कैन वी हैव अ टॉक फॉर 5 मिनट्स प्लीज़। मैं कह रही यस वाई नॉट। तो इसको बुलाया, कह रही कौन था वो, कह रही कौन कौन था, कह रही वो बॉय पानी पूरी वाला। वो गोलगप्पे बेच रहा था। तो इसको पता लगा कि मम्मी ने देख लिया है। तो फिर इसने कहा कुछ नहीं, ऐसी फ्रेंड है मेरा। मैं कह रही अच्छा कैसा फ्रेंड है, विद बेनिफिट्स। रुक जा मेरे को सुनान दे, सुनान दे मेरे को। तो मम्मी कह रही कैसा फ्रेंड है, कह रही नहीं नहीं नॉर्मली फ्रेंड है। मैं कह रही अच्छा से नॉर्मल फ्रेंड के साथ आप पानी पूरी खाने जाते हो, कह रही हाँ ऐसे तो मेरे और भी बहुत फ्रेंड हैं उनके साथ भी चली जाती हूँ। मैं कह रही अच्छा ये मेरे को तो आज ही पता चला, तो एक काम करो बता दो कौन से फ्रेंड्स हैं, ताकि अगली बार से जब मेरे को पता चले तो मेरे को पता रहे कि नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तो तन्नू ने 5 दोस्तों के नाम बताए कि ये इन सब के साथ मैं आराम से घूमने फिरने जाती हूँ, ये लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और आप किससे भी कभी भी फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा मम्मी ने, इंक्वायरी करी इससे और लिस्ट निकलवा ली, ठीक है। फिर मम्मी कह रही और कोई तो नहीं है, देख ले। कह रही नहीं और कोई नहीं है। तो चलो मम्मी ने इसको छोड़ दिया भरोसा करके। फिर थोड़े दिन निकले, रोज ये 5 बजे आती थी। एक दिन फिर से गोलगप्पे की रेडी पे देखी मम्मी को। इस बार लड़का कोई और था। गोलगप्पे खाते हुए नहीं। बोल भी टाइम नहीं था, बोल भी टाइम नहीं कह रही हो। जी कितने ग्लास लगाऊं। इस बार लड़का कोई और था। तो मम्मी ने इसको फिर देखा। फिर मम्मी घर पे आके इससे इंक्वायरी कर रही है कि आओ एक बारी 5 मिनट ज़रा बात करते हैं। कह रही इस लिस्ट में तो वो लड़के का नाम नहीं था जो इस बार तुमने जिसके साथ तुम दिखी थी मेरे को। ठीक है नहीं मम्मी वो तो थोड़ा स्पेशल वाला फ्रेंड है मेरा। वो नया बना है। तो मम्मी कह रही इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताता। कह रही मम्मी वो पहले बना नहीं था ना, अभी बना है स्पेशल वाला फ्रेंड, पहले था नहीं। वो आ रहा है ना वैलेंटाइन, तो इसलिए अभी नया नया बना है। लिस्ट ऑफ आउटडेटेड लिस्ट है। ऑडिट प्रोग्राम ठीक करा हमने। मम्मी ने कहा कि अच्छा बता दे फिर और भी कोई चेंज है तो इन 5 में से। 5 और लिख दिए। रुक जा। तो फिर मम्मी ने अगला सवाल पूछा कि स्पेशल फ्रेंड के साथ क्या स्पेशल ट्रांजैक्शन करते हो आप वो भी बता दो जरा। तो मम्मी इसने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं करती मैं। कह रही ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पेशल फ्रेंड कैसे है फिर। कह रही नहीं कुछ नहीं करती मैं। तो मम्मी ने कहा कि अब से लड़की अगर बाहर जाएगी थोड़ी देर के लिए भी, घर से 3 घंटे के लिए, तो मुझसे परमिशन लेके जाएगी, आप मुझे बता के जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, जैसे कि आपको अपनी किसी दोस्त के घर नाइट स्टे करना है या फिर आपको स्कूल की ट्रिप से भी बाहर जाना है, तो आप मुझसे अप्रूवल लोगे और मैं TCWG यानी पापा जी से अप्रूवल लूँगी, ठीक है। तो मम्मी ने क्या करा, कंट्रोल लगा दी। लड़की की हरकतें ठीक नहीं लग रही तो अब से जब बाहर निकलेगी तो मुझसे अप्रूवल लेके जाएगी, और अगर कोई स्पेशल चीज़ करनी है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए तो TCWG से अप्रूवल ले जाएगा, ठीक है। जैसे ही तन्नू गई अगले दिन, मम्मी ने इसका सारा कबड़ वबड़ चेक करके खोला कि देखूं कोई चिट्ठी विट्ठी कभी और किसी पार्टी रिलेटेड पार्टी का नाम निकले जरा। फिर ये बाद में कह दे कि चेंज वेंज हो गया। तो मम्मी ने इसकी सारी किताबें देखी, कबड़ देखा, ठीक है, उसमें मम्मी को कुछ नहीं मिला। चैटिंग पे बात करती है ना मैडम आजकल, चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते हैं। कहानी समझ में आई, ठीक है। क्या क्या हुआ कहानी में, सबसे पहले गोलगप्पे आए। गोलगप्पे की रेडी पे इसको देखा मम्मी ने इंक्वायरी करी पहले कि कौन कौन है बता दो चुपचाप, तो इनने बता दिए 4-5 लोग। फिर मम्मी ने इसको दोबारा देखा नए लड़के के साथ। कहाँ से ला रहे हो मैडम इतने लड़के आप। फिर सर इंट्रोड्यूस करा रहे मम्मी ने कहा कि लाओ अपडेटेड लिस्ट दो, ठीक है। कंट्रोल से फिर मम्मी ने कंट्रोल सेट करे। मम्मी ने कहा अपडेटेड लिस्ट दो और कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन करती हो उसके साथ तो बता दो, कोई टेडी बियर या कुछ है तुम्हारा तो, ठीक है। फिर मम्मी ने कहा कि अब से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल लगाए जाएंगे, तुम बाहर जाओगी तो पूछ के जाओगी, अप्रूवल लेके जाओगी, और अगर कोई स्पेशल चीज के लिए परमिशन लिए तो TCWG से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तुम मुझे बता के जाओगी, ठीक है। आओ एक बारी पढ़ लें। फिर ये पकड़ में आई नहीं आई। अब थोड़े दिनों में आएगी ना, एक मिनट रुकते हो, वॉशरूम जाओ।
मिनट और बैठ जा। अरे ऑफिस बंद हो जाएगा। पानी दियो हार्दिक, कर दे, बंद कर देना उसको। अरे फोन किसका था? सक्षम। पानी दियो, पानी खाली हो गया, उसमें से भर देना, तो सही थोड़ा सा। भर देना, कोई नहीं। इतना तो है। तू कहाँ जाने की बात कर रहा है भैया? लिखवाऊंगा मैं क्वेश्चंस। अब मेरे पे ये छुट्टी तो है, मार रहे हैं कल की ये दोनों एक बैठे ये क्या कर रहा हूँ? मैडम इन दोनों की शक्ल ऐसी नहीं, इनको कोई नहीं मिलेगी, मेरे को पूरा भरोसा है। देख लो, ऐसी शक्ल रखनी चाहिए। तुझे ही लग रहा रखनी चाहिए तो। आपके और बुरा हाल चल रहे हैं, हमारे तो अभी भी टाइम है। आप बताओ, कोई ये बनने पूछे की आपसे, बात आप नहीं। बताओ। मेरा मैं थोड़ी बताऊंगा, तू लाया देता लिस्ट रिसर्च करके। कितने टाइम भी लगाया उस पे। फिर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि इनमें से कोई नहीं, तूने मान लिया सबकी बात। कोई नहीं, सर ने कही थी कोई है उसमें, ये तो कही थी, बाद में घर पे जाके मैसेज कर दे कि नहीं है कोई। ये रात को 2-2 बजे तक ये कर रहा है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी के पीछे पड़ा हुआ भैया। मैंने कहा भैया कोई नहीं है, रहने दे। देख लो सर, इतने कंट्रोल करा लिए थे मैंने, प्राइवेट आईडी से नाम लिखवा दिया था मैंने। रैंडम नेम लिख के लाया था तू। हाँ, रैंडम नेम लिख के लाया था मैं। क्या 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 प्रोसीजर लगाया था तूने? वो प्रोसीजर वो मेरा था। रैंडम नेम्स थे वो। रैंडम नेम नहीं थे भैया, कहाँ हवा में चल रहे हो? ऐसे थोड़ा ना, मैंने साइड में ई एंड वाई वगैरह लिख रखा था उनके। एक ही तो थी जिसके में लिख रखा था। हाँ, तो जिनके मैंने अपने प्रोफाइल में लिख रखा हो, उससे मेरी कभी बात भी नहीं हुई जिसका तूने लिख रखा था। रैंडम कुछ भी। पढ़े क्या क्या पढ़ा हमने? रिलेटेड पार्टी को जानने के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए ऑडिटर क्या करेगा? मम्मी वाज द ऑडिटर क्या करेगी मम्मी? इंक्वायरी करेगी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। बात समझ में आई? फिर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड दीज रिलेटेड पार्टीज, कि क्या रिश्ता है आपका उनके साथ। एंड थर्ड, whether the entity entered into any transactions with these related party during the period, and if so the type and purpose of the transaction। कि आपकी कोई significant transaction है क्या? आपने कुछ करा है क्या उसके साथ? तो जरा बताओ। एक सेकंड रुकना। देखो, आइडेंटिटी पूछेगा रिलेटेड पार्टी की। आइडेंटिटी बोले तो पहचान। मतलब कौन है वो स्पेशल ट्रांजैक्शन वाला? मतलब तन्नू से बाहर आओ, कंपनी में ऑडिटर क्या पूछेगा? क्या क्या होल्डिंग है, या फिर एफिलिएट है, या शेयर है, क्या हाँ, significant आइडेंटिटी क्या है कि वो क्या है? पर्सन है, TCWJ की मैनेजमेंट है, सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, क्या आइडेंटिटी है उसकी। ठीक है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, कि उसका ओनरशिप परसेंटेज कितना है, उसका रोल क्या है अगर वो KMP है। ठीक है। या फिर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अफिलिएशन क्या है दूसरी एंटिटीज के साथ, जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये एक रिलेटेड पार्टी है। एंड वेदर द एंटिटी एंटर्ड इनटू एनी ट्रांजैक्शंस विद दिस रिलेटेड पार्टी, टाइप एंड पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि आपने उनके साथ किस तरह की ट्रांजैक्शन करी है, मतलब सेल करी है, परचेज करी है, लोन दिया है, करा क्या है आपने एग्जैक्टली, टाइप एंड पर्पस क्यों करा है, ये सारी चीजें पूछेगा। बात समझ में आ रही है? पढ़ लो 1 मिनट। आगे पढ़े। देखो,
उसने जान लिया कि रिलेटेड पार्टी कौन है, किस तरह की है, क्या ट्रांजैक्शन करती है। अब मम्मी ने क्या करा था, कंट्रोल लगाए थे, ठीक है। उसमें अब ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट आपने क्या क्या कंट्रोल लगाए। द ऑडिटर शैल इंक्वायर मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी एंड परफॉर्म अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स इफ एनी दैट द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद AFRF, कि आपने रिलेटेड पार्टी को जानने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। जैसे कि कैसे पहचानोगे आप रिलेटेड पार्टी को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे, आप उनको बताओगे कि भैया ये तुम्हारे रिलेटेड पार्टी में आता है। आप उनको पॉलिसी मैनुअल बना के दोगे, आप उनके लिए एक वेबसाइट बनाओगे जहां पर वो सेंट्रलाइज्ड बता सके कि ये मेरे रिलेटेड पार्टी है, वो डिस्क्लोज कर सकें। जब मैं EY में गया था ना, पहले दिन था जब मेरा EY में आर्टिकल बन के गया था मैं, तो उन्होंने मेरे को एक 20 पेज का चिट्ठा दिया था जिसमें उन्होंने सब लिख के दिया था कि क्या आप इस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, क्या आपका कोई रिलेटिव डायरेक्टर इस कंपनी में शेयर होल्ड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने सब पे ये स्टिक करके और भेज दिया। फिर उनका फोन आया, फिर ये क्या करा आपने? मैंने क्या आधी कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, आर्टिकल में काम क्यों कर रहे हो? फिर कह रहे भाई नो टिक करके भेज सब पे। फिर मैंने नो टिक करके भेजा सब पे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कंट्रोल्स कैसे होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझ में आ गए कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम हो या फिर इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करे कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अराइज हो रहा है क्या। फिर ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टी। जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, क्या आप उसको ऑथराइज या अप्रूव कराते हो। इसके लिए क्या आपने कोई कंट्रोल लगा रखे। कंट्रोल किस तरह के हो सकते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू करेंगे, ठीक है। या फिर कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। अप्रूवल लिया जाएगा हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। हर एक अग्रीमेंट का लीगल रिव्यू कराया जाएगा, लॉयर से पूछा जाएगा कि क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर फॉल कर रहा है। इस तरह के कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं की जाती है, जो नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रही है, तो उसके लिए क्या आपने कोई कंट्रोल लगा रखे हैं। उसके लिए क्या कंट्रोल्स होंगे, सेम इसी तरह के कंट्रोल होंगे कि इतने से ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर नॉर्मल कोर्स से आउटसाइड की कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका रीजन भी बताओ कि वो क्यों करी जा रही है, उसका अप्रूवल लो और रीजन बताओ। या फिर कि पहले उसको मैनेजमेंट को दिखाओ, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन करी जानी चाहिए, फिर मैनेजमेंट TCWG को प्रेजेंट करेगी और वो TCWG उसको अप्रूव करेगा। या फिर किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट से सलाह ले लो, ठीक है। ये सारी चीजें होती है कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं क्या नहीं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए। बात समझ में आ गई, याद हो गया, याद तन्नू से हो गया होगा, बात एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी। सर ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था आइडेंटिफाई अकाउंट्स वगैरह, ये तो हमारे लिए ना, हमारी और हमारी टीम के लिए, और एंटिटी के लिए थोड़ी ना है। क्यों, एंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। पता है क्या होता है, एक सुनो भाई, इसको बंद कर यार, सुनो। इंडिगो का नाम सुना आपने, क्या होता है इंडिगो? इंडिगो एयरलाइंस। अच्छा किसी ने चैप्टर नहीं बोला सर, 12th क्लास में चैप्टर था इंडिगो। अच्छा इंडिगो, वो इंडिगो नहीं, चरस गांजे पे आ जाता जब देखो। भाई इंडिगो एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिगो एयरलाइंस के 2 मालिक थे, एक का नाम था राहुल भाटिया और एक का नाम था राकेश गंगवाल। ये रियल कहानी है। राहुल भाटिया के पास 39% शेयर था और राकेश गंगवाल के पास 38% शेयर था। इस तरह से उनके पास शेयर था। राकेश जी जो थे वो ऑपरेशंस देखते थे कि फ्लाइट उड़ेगी, फ्लाइट कब लैंड करेगी, सब ऑपरेशंस का काम। और राहुल भाटिया एंसिलरी एक्टिविटीज देखते थे, बाकी की जो भी एयरपोर्ट को मैनेज करना या फिर जो अंदर खाना वाना होता है उसको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। दोनों सही काम चलता था। इन दोनों की अपनी भी और बहुत सारी कंपनी, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी हो गई इसकी? पता है कुछ टाइम बाद पता चलता है, 2-3 साल बाद लोग अपना अपना काम कर रहे थे कि राहुल भाटिया की ग्रुप कंपनीज के साथ इंडिगो एयरलाइंस की कंपनी की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। ये किसको पता चलता है? राकेश गंगवाल।
क्यों इनको पहले नहीं पता चला? क्योंकि ये लोग अपने अपने काम में बिजी थे, वो अपनी कंपनी भी संभाल रहा है, इसके ऑपरेशंस भी संभाल रहा है, और वो इस तरफ इंटरफेयर नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि मेरा दूसरा पार्टनर है वो ये सारी चीजें संभाल रहा है। तो उसको बहुत बाद में पता चला कि इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है। फिर उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सेबी को लेटर लिखा कि भाई आप इस चीज का कुछ करो, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। तब जाके उन्होंने फिर उस पर कमेटी बिठाई और फिर ईवाई को उसका ऑडिट करने भेजा। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी को तो पता ही होगा उसकी रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, हो सकता है कि नहीं भी पता हो, क्योंकि इतनी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर की ट्रांजेक्शन है, हर कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता उन चीजों को। मैनेजमेंट कोई कोई चला रहा है, एक बंदा मैनेजमेंट का कर रहा है, अगर कोई उसको बाहर से मॉनिटर करके बताएगा तो पता चलेगा मालिक को, वरना उसको कैसे पता चलेगा? वो कोई रोज अकाउंट थोड़ी देख रहा होता है, ठीक है? तो रियल सिनेरियोज में भी इससे नहीं पता चलता। तो क्या कंपनी ने कोई कंट्रोल्स लगा रखे हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिटर को कहना कि भाई तुम आइडेंटिफाई करते रहना कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आती है, या फिर अपने एम्प्लॉयज को बताना कि तुम कहीं अनजाने में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस करके हमें ना बताओ। तो इसलिए आपको पहले ही एजुकेट कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा, मैंडेटरी है। जैसे कि ईवाई ने लिखा था कि आप मैंडेटरी बताओ कि क्या आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आपकी कोई रिलेटेड पार्टी अगर है तो उसका नाम बताओ। समझ में आ रही है बात? ये होती है इंटरनल कंट्रोल्स जो एंटिटी लगाती है फॉर आइडेंटिफाइंग। पढ़ लो इसको एक बारी पूरा। पढ़े आगे। मम्मी ने क्या किया था तन्नू के जाने के बाद? चेकिंग करी थी, रूम की चेकिंग करी थी, कॉपी वॉपी खोल के देखी थी, कबर्ड खोल के देखे थे, कोई लव लेटर मिले, कोई प्रेम पत्र मिले, पर नहीं मिला मम्मी को। लेकिन ऑडिटर को मिल सकता है क्या? प्रेम पत्र नहीं मिलेगा। एविडेंस कैसे एविडेंस मिलेगा? किस चीज का एविडेंस चाहिए उसको? कि कंपनी की कोई और रिलेटेड पार्टी है क्या? कहां से उसको एविडेंस मिल सकता है? ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हो रही होंगी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किसी एंटिटी के साथ हो रही हो तो वो देख सकते हैं कि क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए कि या तो वो नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस पे, आर्म्स लेंथ प्राइस समझ में आता है कि जैसा मैं बाकी कस्टमर्स को देता हूं वैसा ही मैं आपको देता हूं उतने ही प्राइस का, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हूँ। या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मम्मी ने इसकी किताबें खोल के देखी थी, ऐसे ऑडिटर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जैसे कि टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न में एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है, स्पेसिफिक शेड्यूल होता है जिसमें आपको बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कंपनी ने टैक्स रिटर्न में बता दिया लेकिन अकाउंट्स में उसकी एडजस्टमेंट नहीं करी तो ऑडिटर पकड़ लेगा। और क्या हो सकता है देखो, पहला है एंटिटी के टैक्स रिटर्न्स, फिर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। एंटिटी जो भी रिटर्न्स भरती है उसमें मैंडेटरीली बताना होता है कानून को कि भाई ये मेरे रिलेटेड पार्टीज है, इनके साथ मैं ट्रांजैक्शन करता हूं। शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर होल्डर। क्यों शेयर होल्डर रजिस्टर्स क्यों देखेगा ऑडिटर? अगर शेयर होल्डर में वो दिख रहा हो कि कोई की मेजर पर्सन का कोई रिलेटिव, भैया शेयर होल्डर रजिस्टर देखेगा तो ही तो उसको पता चलेगा ना कि किसका किसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, किसका कंट्रोल है एंटिटी के ऊपर, इसीलिए शेयर होल्डर रजिस्टर देखेगा। समझ में आ रहा है? फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बताओ क्या होता है ये?
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ वो क्या होता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब मैनेजमेंट कोई और बात कह रही हो, टीसीडब्ल्यूजी कोई और बात। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि कोई एक कॉमन वो बंदा हो तो वो बनता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे कि TCWG है, वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी का काम है कुछ भी मान लो आईपैड बनाना, तो उसी की एक दूसरी कंपनी है, उसी के फैमिली रिलेटिव की एक दूसरी कंपनी है जो आईपैड की स्क्रीन्स बनाती है, और भी बहुत कंपनीज बनाती है, लेकिन उसकी कंपनी है, तो अब उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो एक KMP TCWG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो चाहेगा कि मेरे ही रिलेटिव से खरीदा जाए सामान। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये डिक्लेरेशन ली जाती है कि आपका क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आपका किसी दूसरी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई दूसरा अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके कि भाई वो शेयर होल्डर के पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट से ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं क्या। रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एंड दोज ऑफ इट्स पेंशन प्लान्स, एंटिटी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर पेंशन प्लान। पेंशन प्लान क्या होता है? हाँ, जो रिटायर वाले लोगों को देते हैं। पेंशन प्लान का रिलेटेड पार्टी से क्या संबंध है? क्यों हो सकता है कोई डायरेक्टर कोई ले रहा हो बहुत ज्यादा। पेंशन प्लान तो वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉय से कलेक्ट करते रहते हैं ना पैसे, वो इन्वेस्ट ही तो होती है। अब उन्होंने उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो हाँ, पेंशन प्लान हर महीने आपकी सैलरी से कुछ कुछ पैसे कटते हैं और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो बढ़े और बाद में आपको पैसे मिल सकें। अब किसी TCWG या किसी KMP के इन्फ्लुएंस में आके आप उसको किसी उसकी रिलेटेड एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ऑडिटर को कि भाई वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वहां से पता चल सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और TCWG, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स मार्केट प्राइस से ऊपर नीचे है तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल सकता है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नोट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंटिटी किसी को लोन देती नहीं, लेकिन इस बार दे रखा है एक एंटिटी को या एक कंपनी को, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको शक हो सकता है कि भाई यहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है। स्पेसिफिक इनवॉइसेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रॉम द एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर्स, कि भाई प्रोफेशनल एडवाइजर्स कुछ ज्यादा ही अमाउंट के इनवॉइसेस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उन एंटिटी से या उन प्रोफेशनल एडवाइजर्स से एंटिटी का कोई संबंध हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अक्वायर्ड बाय द एंटिटी, आप देखोगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंटिटी के नाम पे है या ओनर के नाम पे है। अगर ओनर के नाम पे तो कौन कौन बेनिफिशियरी है उसका, किस किस का इंश्योरेंस करा रखा है, एम्प्लॉइज का ही करा रखा है, उसके फैमिली मेंबर्स का भी करा रखा है। फैमिली मेंबर्स के नाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, आपने एग्री कर लिया कि भाई 10 लाख पे इतना सामान भेज देना, बाद में उसको चेंज करके आपने कहा कि नहीं 20 लाख पे भेज देना, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी रिलेटेड पार्टी की वो हो और उसने आपको कहा हो कि नहीं भाई इसको रीनेगोशिएट कर ले। इंटरनल ऑडिटर का काम होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता लगाना, तो आप उसकी रिपोर्ट पढ़ के पता लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग विद अ सिक्योरिटीज रेगुलेटर, जो भी आपने सिक्योरिटी रेगुलेटर के साथ डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस, जैसे कि रेड हेरिंग IPO लाने के लिए प्रोस्पेक्टस, तो ये सारी चीजों में रिलेटेड पार्टी बताई होती है। पढ़ लो इसको एक बारी, और ये सब याद मत करना, 12 पॉइंट दे रखे हैं, 5-6 पॉइंट याद कर लोगे तो सही है। दोनों क्लर्क बना के अरे मैंने नोट्स प्रिंट कर लिए थे, फिर मेरे को याद आया यहाँ पे क्लोक बनानी थी, तो फिर मैं बना नहीं सकता था। स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला पॉइंट छुड़वाया था मैंने ऊपर आपका। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है कि मान लो एंटिटी के बहुत सारे डेटर्स हैं, ठीक है, जो कि बैड डेट्स होने वाले हैं, तो एंटिटी क्या करती है कि एक स्पेशल एंटिटी बनाती है, ये मैंने शायद आपको पहले भी समझाया था, सारे डेट्स उसमें ट्रांसफर करती है, एक अमाउंट उससे ले लेती है। 1 करोड़ के डेट्स ट्रांसफर करे, 70 लाख ले लिया, 50 लाख ले लिया कि भाई हमारा सेटल हो गया, ताकि हमारी बैलेंस शीट क्लीन हो जाए, और उसमें अब वो एंटिटी अलग से काम करेगी डेट्स रिकवरी का।
तो उससे जो भी डेट रिकवरी आई तो वो भी एक रिलेटेड पार्टी होगी ना, आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुई, आप उसमें जो पैसे आए उसको भी इधर उधर इन्वेस्ट करा सकते हो। तो ये स्पेशल पर्पस एंटिटी का पॉइंट था। ऑडिटर देखेगा कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के साथ भी क्या आपके कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं। आओ एक छोटा सा टॉपिक रह गया लास्ट वाला, ये तो तुम्हें आता ही ऑलरेडी, इसमें कुछ है नहीं। हमने एक चीज पढ़ी थी इंटरनल कंट्रोल्स, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कौन सुनाएगा मेरे को? कचौरी वाला सुनाओ। लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट हो जाती है। हाँ, लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट हो जाती है, ठीक है। और एक वो था कोल्यूजन अमंग पीपल्स, कोल्यूजन अमंग पीपल हो जाता है, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाती। ड्यूटीज है, ओवरराइड मैनेजमेंट कंट्रोल इजी हो जाता है। ये देखो स्मॉलर एंटिटीज के केस में, स्मॉलर एंटिटीज के केस में इंटरनल कंट्रोल हम अच्छे से नहीं लगा पाते क्योंकि लोग कम होते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, पूरी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते। ये हमने पढ़ी थी, इंटरनल कंट्रोल्स में दिक्कतें हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर छोटी एंटिटी होगी तो उनने सब कंट्रोल्स नहीं लगा रखे होंगे, तो वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें भी एक बात कही थी कि अगर ओनर या मैनेजर ईमानदार है, बढ़िया है, तो वो अच्छे से इंटरनल कंट्रोल्स ज्यादा मॉनिटर कर सकता है, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो मिला हुआ है तो वो फ्रॉड भी उतने ज्यादा कर सकते हैं, उसके पास पावर भी इतनी ज्यादा। सेम यही बात लिखी हुई है कि रिलेटेड पार्टी में अगर ओनर मैनेजर समझदार है तो वो आपको खुद ही बता देगा सारी चीजें, अगर नहीं तो मतलब आपको उससे ही समझना पड़ेगा। अगर वो मिला हुआ है तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है। देखो, कंट्रोल एनवायरमेंट इन स्मॉलर एंटिटीज is likely to be different from larger entities. In particular, TCWG may not include an outside member and the role of governance may be undertaken directly by the owner manager where no other owner exists. कि वही बंदा मैनेज कर रहा है, वही बंदा ओनर है और कोई ओनर है नहीं। कंट्रोल एक्टिविटीज इन स्मॉलर एंटिटीज likely to be less formal होते हैं and may not have documented process for dealing with related party relationships and transaction. कोई documented process नहीं होगी उनके पास। As owner manager may mitigate some of the risk arising from the related party transaction or potentially increase the risk. वो mitigate भी कर सकता है और increase भी कर सकता है through active involvement in all the main aspects of the transactions. For such entities, auditor may obtain understanding of the related party relationships and transactions and any controls that may exist over these. वो relationships के बारे में समझेगा, transactions क्या क्या है वो समझेगा, कोई control आपने लगा रखा है छोटी entity होने के बावजूद भी तो समझेगा। थ्रू इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कंबाइंड विद अदर प्रोसीजर सच एज ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड रिव्यू एक्टिविटीज, इंस्पेक्शन ऑफ द अवेलेबल रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। इंक्वायरी करके, इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशन करके समझेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। ईजी, आपका ऐसे 550 यहाँ पे खत्म होता है। छोटा सा ऐसे था, ईजी था।